ठीक है, क्या एंट्री पास होगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक इनटू कैश 50 50। ये तो दिखा दिया। ये कंस्ट्रक्शन में जो खर्चा लगा, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन में लगा, लेकिन 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 ये जो एक्स है, यहाँ पर एक्स का एक ऑब्लिगेशन है। एक्स का यहाँ पर क्या है? ऑब्लिगेशन कि एसेट को यहाँ पर क्या करना होगा? डिसमेंटल। उसमें कितना खर्चा लगेगा? 5 लाख। ऑब्लिगेशन हो तो क्या हो गया? लायबिलिटी एक चीज और, ये एस्टिमेशन है। ये टाइम बढ़ते बढ़ते ये एस्टिमेशन क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। ऑब्लिगेशन कितना उसका? 5 लाख लगेगा उसको डिसमेंटल करने में। बट ये वैल्यू कौन सा है? फ्यूचर। ये तो 10 साल बाद का वैल्यू है। और हम एसेट कब रिकॉर्ड कर रहे हैं? आज। कब? जब एसेट बनाए, कंस्ट्रक्शन किए, तो एसेट तो आज ही रिकॉर्ड करेंगे, 10 साल बाद ही रिकॉर्ड करेंगे। तो AS 10 क्या बोलता है कि एसेट के डिसमेंटल करने में, डिसकमिशनिंग करने में जो भी खर्चा होगा वो एसेट के कॉस्ट में क्या करना है? ऐड करना है। अगर ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन यहाँ पर हो गया, बट ये वैल्यू कौन सा है? फ्यूचर। तो करना क्या होगा? इसका प्रेजेंट वैल्यू लेना होगा, इसको आज के वैल्यू पे कन्वर्ट करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू पे लेना होगा। अज्यूम करो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको दे देगा। तो इसका यहाँ पर क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। मैंने अज्यूम किया, प्रेजेंट वैल्यू आ गया 3 लाख। अब ऐसे समझिए कि प्रेजेंट वैल्यू मतलब जैसे हम मान लीजिए कि आपने आज 1 लाख रुपए का बैंक में FD किया, 10% इंटरेस्ट है, तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा? 1 लाख का 10% इंटरेस्ट आएगा, कितना हो जाएगा 1 साल बाद? 1,10,000। तो 1 लाख प्रेजेंट वैल्यू हुआ, 1,10 क्या हुआ? फ्यूचर वैल्यू। जिस तरह से 1 लाख से 1,10 तक पहुंचते हैं, तो 1,10 से 1 लाख तक भी तो पहुंच सकते हैं ना। प्रेजेंट से फ्यूचर, फ्यूचर से प्रेजेंट, उसका रेट होता है, ठीक है, निकल जाएगा वो, एग्जाम में दे देगा आपको। तो मैंने अज्यूम कर ली कितना है प्रेजेंट वैल्यू? 3 लाख। तो बोलता है ये जो 3 लाख जो आया, ये जो 3 लाख आया, ये क्या आया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग चार्ज। इसको ऐसे कॉस्ट में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा कॉस्ट? 53 लाख। ये क्या हो गया हमारा? PPE। 50 का तो मैंने एंट्री पास कर दिया, 3 का भी तो एंट्री पास करना होगा। क्या 3 लाख हमने भी दिया है ना? कब देंगे? 10 साल बाद। क्या खड़ा करना होगा? प्रोविजन। एक एंट्री और पास होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग। 3 लाख, 3 लाख। ये क्या हो गया हमारा? ऑब्लिगेशन। एक्चुअल नहीं है, ये एस्टिमेशन है। यानी क्या हो गया? लायबिलिटी। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट निकल गया, ठीक है, ये याद रखिएगा इसको। तो एसेट को मेजर किस पे करेंगे? एट कॉस्ट। 2 पॉइंट होगा, इनिशियली, एट कॉस्ट और सब्सिक्वेंट। तो इनिशियली जब कॉस्ट पे दिखाएंगे तो कॉस्ट मतलब क्या होगा? परचेज प्राइस और पुट टू यूज तक के करने का जितना खर्चा होगा सारा एसेट के प्राइस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। टैक्सेस ऐड होगा, GST ऐड होगा, इम्पोर्ट ड्यूटी ऐड होगा, इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, फाउंडेशन ले कर रहे हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग सब ऐड होगा, टैक्सेस ऐड होगा। हाँ, अगर कोई टैक्सेस वापस हो गया, इनपुट टैक्स वापस आ गया, या फिर मान लीजिए डिस्काउंट मिल गया, रिबेट, तो सारा क्या होगा? एसेट कॉस्ट में क्या करेंगे? माइनस। मैंने अल्टीमेटली कितना देना पड़ा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और एक पॉइंट और ऐड होगा, AS 10 बोलता है कि अगर एसेट्स के एक्सपायरी के बाद कुछ डिकमिशनिंग और डिसमेंटल चार्ज लगेगा, कंफर्म लगेगा, ठीक है, तो उसको एस्टिमेट करो, उसको आज के वैल्यू पे लेके आओ, उसको एसेट के कॉस्ट में क्या कर दो? ऐड कर दो। ये AS 10 बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ध्यान रखिएगा इसको। तो PP किस वैल्यू पे दिखाएंगे? 53 लाख पे। इसी पे क्या चार्ज होगा? डेप्रीसिएशन। यानी कि एक तरह से क्या हो गया?
एक तरह से ये हुआ, हम लायबिलिटी का क्या खड़ा कर रहे हैं, प्रोविजन। कौन सा लायबिलिटी का, हमारा कौन सा चार्ज लगेगा, डिसमेंटलिंग चार्ज। ये लगना ही लगना, ये वैल्यू चेंज हो सकता है अगला साल, 2 साल, 3 साल बाद डिसमेंटलिंग चार्ज। फिर एस्टिमेट किए हो सकता है वो 5 से बढ़ के 6 हो जाए, 4 हो जाए, 4.5 हो जाए। तो ये वैल्यू भी अकॉर्डिंगली क्या होगा, रिवाइज करना होगा, ठीक है। और दूसरा क्या था, सब्सिक्वेंट या तो कॉस्ट पे कंटिन्यू करिए या फिर क्या है उसको आप रिवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन करना अलाउड है। रिवैल्यूएशन अगर करेंगे तो किस पे दिखाएंगे, जो प्रॉफिट होगा उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में सरप्लस में दिखाएंगे, और ये कैपिटल नेचर का रिजर्व है। चलिए यहाँ तक कर लीजिएगा, इसको आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। सी नंबर चल रहा है, उसका बी ले लेता हूँ मैं। ये क्या था, मेजरमेंट, ठीक है। और परचेज एसेट दूसरा ले लेता हूँ मैं, मेजरमेंट, और कौन सा, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, एसेट परचेज नहीं किए, खुद बना रहे हैं, ठीक है। नोट्स भी देखते रहिएगा ना। दूसरा है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, यानी एसेट हमने क्या किया, खुद बनाया। तो खुद अगर बनाएंगे जाहिर सा बात है किस पे दिखाएंगे, कंस्ट्रक्टेड कॉस्ट पे दिखाएंगे, यानी कि एसेट को बनाने में जितना खर्चा लगा, बनाने में जितना खर्चा लगा सारा एसेट का वैल्यू में क्या करेंगे, हम लोग उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। एसेट को बनाने में जितना खर्चा लगा सारा एसेट को उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे क्या खर्चा लग सकता है, अब देखिएगा उसमें, जैसे लग सकता मान लीजिए हमारे उसमें मटेरियल, इसमें सीमेंट, छड़, रोड वगैरह, ठीक है, बालू वगैरह, ये सब सारा खर्चा हमारा लगेगा। फिर लेबर लग जाएगा, फिर ओवरहेड्स लग जाएंगे, ठीक है, कंसल्टेंसी लिए, फिर अदर कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू एसेट्स कंस्ट्रक्शन। वो सारा खर्चा जो एसेट को बनाने के लिए क्या था, जरूरी था, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ पीपीई। यानी अगर बिल्डिंग हम बना रहे हैं तो बिल्डिंग बनाने में जो मटेरियल लगेगा वो सारा खर्चा जुड़ेगा, लेबर लगेगा वो सारा खर्चा जुड़ेगा, ओवरहेड लगेगा वो सारे खर्चे उसमें जुड़ेंगे, रेंट लगेगा, मान लीजिए कि कोई मशीन किराए पे ले उसका रेंट लग जाएगा। हो सकता है क्योंकि मशीन को यूज़ किए बिल्डिंग बनाने में, जनरेटर यूज़ किए, तो उसका डेप्रिसिएशन, उसका जितना खर्चा लगेगा मेंटेनेंस सब उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि जितने खर्चे हमारे थे वो सारे के सारे यूज़ किस में हो रहे हैं, बिल्डिंग बनाने में। हो सकता है ये भी हो सकता है कि हमारा कोई एम्प्लॉई है जो ऑफिस में बैठता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में जाता, बट वो एम्प्लॉई यहाँ के बिल्डिंग बनाने में क्या कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, तो उसका जो सैलरी होगा वो भी किस में जाएगा, उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा।
इसमें मतलब कोई एम्प्लॉई है, इसको सैलरी देंगे, तो सैलरी का जो यूज है वो किस में हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो पीएल में जाएगा। बट उसका यूज किस में हुआ, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, तो उसका सैलरी क्या हो जाएगा, एसेट के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसका यूज बेसिकली बिजनेस में हुआ ही, वो तो बिल्डिंग बनाने में लगा हुआ, बिजनेस में कहाँ यूज हुआ, तो उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफिस से खर्चे नहीं आते हैं, मतलब सिंपल सा बात है कि एक बार एसेट बन गया वहाँ तक खर्चा उसमें जुड़ेगा, उसके बाद के खर्चे उसमें नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल में ये चीज आ सकता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट ले लेते हैं, सी नंबर, कॉस्ट ऑफ बीयर प्लांट। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, पढ़े ना, बीयर प्लांट, इसका यूज एक साल से क्या होगा, ज़्यादा होगा, उस पर कोई प्लांट उगेगा, कोई क्रॉप्स उगेगा, कोई वेजिटेबल्स, कोई उसमें बेसिकली फ्रूट्स उगेंगे उसके ऊपर। तो फ्रूट्स तो हो गया आपका बायोलॉजिकल एसेट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, लेकिन जो आम का पेड़ है वो क्या हो जाएगा, बेरल प्लांट। बेरल प्लांट के ऊपर AS10 कवर्ड होता है। तो आम का पेड़, सिंपल बात है, आम का पेड़ उगाने में, उसको मैच्योरिटी लेवल तक लाने में जितना खर्चा हुआ, या आम का बगान ले लीजिए, उसको आम के बगान को बगान तक पहुंचाने में, यानी कि जब वो इनकम प्रोड्यूस करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा, तो सारा खर्चा, जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं एसेट्स का ना, तो वैसे ही बेसिकली हमको कॉस्ट किसका लेना है, बेरल प्लांट का। तो सारा खर्चा जो बेरल प्लांट को, बेरल प्लांट की मैच्योरिटी लेवल तक लाने के लिए जो मैनेजमेंट को लगता है कि आप उसका यूज़ करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे, तो वहाँ तक का खर्चा सारा उसमें क्या होगा, ऐड होगा कॉस्ट ऑफ बेरल प्लांट में। ठीक है, उसके बाद डी नंबर में आते हैं सब्सिक्वेंट कॉस्ट। सब्सिक्वेंट मतलब ये समझिएगा, एक बार एसेट बन गया या फिर एसेट परचेज कर लिए, ठीक है, तो एसेट बन गया, परचेज कर लिए, परचेज करके उसको बिजनेस में यूज़ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आफ्टर सर्टेन टाइम या फिर ईयर्स, ठीक है, सर्टेन एक्सपेंडिचर की ऑन एसेट पे, एसेट मतलब क्या हो गया, पीपी। ठीक है, लेकिन जब मशीन परचेज करते हैं तो मशीन तो हो गया पीपी, तो मशीन एक बार ले ली तो क्या लगातार यूज़ करते रहेंगे उसको, बिजनेस में मतलब यूज़ तो करेंगे ही, बट कुछ खर्चा और भी तो होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल खर्चा कौन सा हो सकता है, रिपेयर। ठीक है, अब आप बात को समझिएगा, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जब भी होगा तो खर्चा दो तरह का होता है। पहला वो खर्चा जो एसेट के ऊपर कर रहे हैं और जिससे एसेट का यूजफुल लाइफ नहीं बढ़ेगा, एसेट का प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा, एसेट को जिस तरीके से यूज़ कर रहे थे वो तरीका चेंज नहीं होगा, यानी कि जो खर्चे हैं ना ये डे टू डे एक्सपेंडिचर है, रिपेयर टाइप के खर्चे हो, तो बोलता है कि ये ओनली नॉर्मल खर्चे हैं, ये सारे खर्चे पीएल में क्या होंगे, डेबिट होंगे। बट अगर हमने कोई ऐसा खर्चा किया जिस खर्चे को करने से यूजफुल लाइफ क्या हो गया, बढ़ गया, या फिर उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर हो सकता है कि हमारा उसका यूज़ करने का तरीका चेंज हो गया, यानी कि मतलब जो बेनिफिट्स पहले आ रहे थे इनिशियली, ये खर्चा सब्सिक्वेंट करने के बाद बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे।
तो वो खर्चा रेवेन्यू नेचर का नहीं हुआ, डे टू डे एक्सपेंडिचर नहीं हो, खर्चा किस तरह का हुआ, कैपिटल नेचर का। यानी कि तो फिर क्या करेंगे उसको, एसेट के कॉस्ट में क्या करेंगे, ऐड करके। तो देखिए दो तरह के होंगे एक्सपेंडिचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला यूजफुल लाइफ इंक्रीज नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इंक्रीज नहीं हो रहा। तो ये जितने भी खर्चे होंगे सारे खर्चे कौन से माने जाएंगे, रेवेन्यू, ठीक है। यानी कि डे टू डे एक्सपेंस। क्या करेंगे इसको फिर पीएल में डेबिट, नॉर्मल एक्सपेंस। सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी एग्जाम्पल रिपेयर, समझ रहे हैं, ठीक है। बट अगर कुछ खर्चा करने से यूजफुल लाइफ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, या फिर कैपेसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, या फिर जो कैश फ्लो पहले आ रहे थे उससे ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो ये खर्चा किस तरह का हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। क्या मानेंगे इसको, PPE, यानी कि AS10 क्या में कवर होगा। क्या करेंगे इसको PPE में जोड़ देंगे इन बैलेंस शीट, और इस पे क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो क्लियर हो जाना चाहिए। ये वाला पीएल में जाएगा, ये खर्चा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट पे। इसे पार्ट रिप्लेस करते हैं वो सब इसमें कवर हो जाएगा। तो ये क्राइटेरिया उसमें लगाइएगा आप लोग। यानी कि सिंपल था, एक बार एसेट परचेज कर लिए ना, मतलब आपको याद होगा उसमें कि पीपी के लिए ना दो कंडीशन है ना, एक एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आने चाहिए और दूसरा कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। यानी ये दोनों कंडीशन एसेट पे भी लगाएंगे और सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर पे भी लगाएंगे। यानी ये जो कंडीशन दोनों है, ये दोनों कंडीशन पूरा होगा तभी ना एसेट को बुक्स में दिखाएंगे, और नहीं हुआ तो फिर नहीं दिखाएंगे। तो जिस तरह से एसेट्स के ऊपर ही दोनों कंडीशन को चेक कर रहे थे, उस तरह से सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कि पार्ट लग गया, उसके ऊपर भी ये कंडीशन क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। फिर ध्यान में होगा, आपको याद होगा कि हम वो उसमें पढ़े थे ना कि AS10 में कि जैसे मान लीजिए कि कोई एसेट बनाए या परचेज किए, हमको डिसमेंटल करना है, तो डिसमेंटल करेंगे तो उसमें कुछ खर्चा लगेगा, वो खर्चा भी आज के वैल्यू पे ऐड करेंगे। बाद में कभी ये खर्चा एस्टिमेट से कम करना पड़ेगा या फिर ज़्यादा करना पड़ेगा, तो एसेट का वैल्यू क्या होगा, उससे चेंज होगा, रिवाइज करना होगा। तो रिवाइज करेंगे एसेट का वैल्यू को बदल देंगे, या प्लस होगा या फिर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। ये भी हो सकता है कि कोई एसेट हमने परचेज किया 10 लाख और बुक्स में दिखा भी दिया, बाद में क्या हुआ कि हमको सब्सिक्वेंटली उस एसेट्स को जिससे परचेज किए थे उसने हमको कुछ टाइम बाद 50,000 का डिस्काउंट दे दिया। तो ये डिस्काउंट अगर दिया है गुड्स पे तो नहीं है, एसेट्स पे है तो इनकम, बट सोचिए 10 लाख का एसेट था,
अगर हमको डिस्काउंट स्टार्टिंग में दे देता तो एसेट का कॉस्ट 10 लाख नहीं होता, कितना होता? 9.5 लाख। हम एसेट को किस पे रिकॉर्ड कर चुके हैं? 10 लाख पे रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब हमको वो कुछ सालों बाद या कुछ टाइम बाद हमको 50 हज़ार का डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट को पीएल में नहीं लेके जाएंगे, इसको एसेट्स के प्राइस से क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट किसके लिए दिया गया है? एसेट। तो जो भी एसेट का वैल्यू होगा उस समय 50 हज़ार, उसमें से क्या कर देंगे? माइनस। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एसेट का वैल्यू एक बार रिकॉर्ड हो गया तो बाद में वो चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है या फिर क्या हो सकता है? घट सकता है। ठीक है। सी नंबर ही चल रहा है अभी। सी का ई नंबर में आते हैं। ठीक है। एक पॉइंट डिस्कशन किए थे हम लोग, एसेट का जो वैल्यू होता है वो दो तरह का होता है, एक कॉस्ट और दूसरा कौन सा? वैल्यूएशन। अपना वैल्यूएशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। वैल्यूएशन कैसे करते हैं? वैल्यूएशन में वैल्यू बढ़ भी सकता है, घट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। कैसे दिखाएंगे वो थोड़ा डिस्कस कर, लेकिन थोड़ा काम लो। देखिए एग्जाम्पल 1 ले लो। ठीक है। बैलेंस शीट है, इसका एक्सट्रैक्ट है। मान लीजिए कि एक मशीन दिख रहा है यहाँ पर 40 लाख, 40 लाख यहाँ पर मशीन है। ठीक है। तो इट इज वैल्यूड एट ₹42 लाख। इसका वैल्यू कितना हो गया? 42 लाख। मैं डेफिनेशन में भी इग्नोर करूँगा, डेफिनेशन में इसमें भी नहीं लूँगा। इसका वैल्यूएशन कर दिया कितना में? 42। वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। मैं एग्जाम्पल जो 1 ले रहा हूँ ना, इसमें ऐसे समझ लीजिए, फर्स्ट टाइम अपवर्ड हो रहा है, बट तो कितना वैल्यू हो गया? 42। ऑलरेडी 40 का 42 का 2 लाख से वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। एंट्री पास करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट कितना से? 2 लाख। टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना से? 2 लाख। 2 लाख से वैल्यू बढ़ेगा। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग तो यहाँ पर मशीन कितना का देखिएगा? 42। 40 प्लस 2 और 2 लाख से ट्रेड बैलेंस है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना? 2 लाख। ये वो आपका फर्स्ट है अपवर्ड रिवैल्यूएशन। ठीक है। एग्जाम्पल 2, फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड, फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है? डाउनवर्ड। इसको उतार लिया आप लोग, देखिए उतार लीजिए। देखिए इसी एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं और ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं।
शीट दिया हुआ है, मशीन दिख रहा है यहाँ पर कितना का 40 लाख का, ठीक है। मैं पहले बोल रहा हूँ आई एम इग्नोरिंग द डेप्रिसिएशन, आई एम इग्नोरिंग द डेप्रिसिएशन। को चार्ज पे लगा दिया थोड़ा सा, पहले ही बना देता हूँ वीडियो। अब मान लीजिए कि रिवैल्यूएशन हो गया इसका 37 लाख पे, 37 से वैल्यू क्या हो गया, घट गया, तो 3 लाख से वैल्यू घट गया, तो ऐसे का वैल्यू घट गया, क्या हो गया, लॉस। ये तो प्रॉफिट था, ये लॉस हो गया। तो लॉस अगर होगा तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में नहीं जाएगा, ये लॉस है, तो लॉस का डालेंगे पीएल में। तो मशीन का वैल्यू घट रहा है 37, तो 40 से 37 है, इतना डेबिट है, इसको इस पे लेके आना, तो ऐसे जा रहे हैं, तो 2 क्या करेंगे, मशीन 3 लाख से डेबिट किस में होगा, पीएल में, कितना से 3 लाख। तो अब जब बैलेंस शीट बनेगा, बैलेंस शीट के अंदर में मशीन कितना का दिखेगा 37, और इसके साथ में जब पीएल बनेगा तो पीएल में यहाँ पर क्या दिख जाएगा, लॉस 3 लाख। फर्स्ट टाइम अपवर्ड, सेकेंड टाइम क्या हो गया, डाउनवर्ड। मैं एग्जाम्पल इसमें ले लेता हूँ, एग्जाम्पल 3, मैं इसमें कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। डेप्रिसिएशन में क्या कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, सुधार लीजिए इसको। डाउट हो तो बताइए। वैल्यू जब फर्स्ट टाइम बढ़ेगा, अब बोले फर्स्ट टाइम क्यों बोल रहा हूँ, मैं सेकेंड टाइम अभी ले रहा हूँ, इसको समझ आ जाएगा। वैल्यू जब फर्स्ट टाइम बढ़ेगा तो वैल्यूएशन रिजर्व में डालेंगे, फर्स्ट टाइम घटेगा तो क्या होगा, लॉस, उसको पीएल में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। बता रहे तुम जगह थोड़ा कम पड़ रहा है। एग्जाम्पल 3, फर्स्ट टाइम upward and second time downward। मतलब ये हुआ वैल्यूएशन 2 बार हुआ है, एक बार वैल्यू पहले बढ़ा था, बाद में क्या हो गया, घट गया। तो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक मान लीजिए बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसमें मशीन दिख रहा है एक 50 लाख, और यहाँ पर दिख रहा है रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये मशीन का ही है 4 लाख का, ठीक है। अब क्या किए, मशीन इज नाउ वैल्यूड एट रुपीज, मान लीजिए कि 44 लाख। एक ही बता देता हूँ मैं, नॉलेज के लिए ध्यान रखिएगा, पूछेगा नहीं उतना आप लोग के लेवल में। अगर कोई कॉस्ट है एसेट का 40 लाख, इसका रिवैल्यूएशन कर दिए 5 लाख से बढ़ा दिए, वैल्यू कितना हो गया इसका 45, ठीक है। अब सपोज करिए जो डेप्रिसिएशन है 10% है,
तरीका पता है क्या है, ध्यान रखिए खाली इसको, मैं बीच में फिर बस लिंक करूँ ताकि डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट क्लियर हो इसके ऊपर, लेकिन मैं उसको इंक्लूड नहीं करूँगा। तो 45 के अंदर दो वैल्यू है, कॉस्ट 40 था और रिवैल्यूएशन किए थे कितना भी 5 लाख से बढ़ाई थी, ठीक है। अगर आप इसका 10% डेप्रिसिएशन निकालें तो कितना आता है, 45 लाख है ना, 4.5 लाख, 4.5 लाख। तो डेप्रिसिएशन अगर आप निकालें 10%, इसका कितना आता है 4 लाख, इसका डेप्रिसिएशन कितना आता है 50,000। जोड़ेंगे मैच करेगा, तो आप समझिए ये जो 4 लाख डेप्रिसिएशन है और ये जो 50,000 डेप्रिसिएशन है, ये तो पीएल में डेबिट होगा, ठीक है। लेकिन जो 5 लाख के ऊपर जो डेप्रिसिएशन आ रहा है, रिवैल्यूएशन जो किए थे 50,000 का, ये पीएल में नहीं जाएगा। आपको याद होगा जब 5 लाख का रिवैल्यूएशन किए होंगे तो हमारे पास क्या पड़ा होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व। कहाँ पड़ा होगा, बैलेंस शीट के एकदम से लायबिलिटी साइड में। तो 50,000 का जो डेप्रिसिएशन है ये रिवैल्यूएशन रिजर्व से क्या कर देंगे, लेस, यानी कि एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है, उसके ऊपर का जो डेप्रिसिएशन होता है वो पीएल में डेबिट नहीं होता। हम ऑलरेडी जो वैल्यूएशन बढ़ा के रखे थे, वैल्यूएशन रिजर्व में डाल के रखे थे, उसी में से डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस होगा। ध्यान दीजिएगा, हाँ जो कॉस्ट का डेप्रिसिएशन होगा वो कहाँ जाएगा, पीएल में डेबिट होगा। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं बीच में इंक्लूड नहीं करूँगा इसको। अब मशीन 50 का वैल्यूएशन 4 लाख का ऑलरेडी हो चुका है, फर्स्ट टाइम अपवर्ड। अब वैल्यू कितना हो गया 44, तो 50 से हो गया कितना 44, तो पहले बड़ा देन क्या हो गया, घट गया, इग्नोरिंग द डेप्रिसिएशन। तो क्या करेंगे, मशीन 50 है, 40 44 में लाना है, कितना लाख का लॉस हुआ, 6 लाख का लॉस। तो पहले मशीन को 50 से 44 लाना है, तो मशीन कितना से कम करना होगा, 6 लाख से। 50 में से 44 माइनस करें तो 6 लाख से मशीन क्या करना होगा, घटाना होगा। कितना, 6 लाख का लॉस हुआ, ऐसा घट रहा है तो लॉस हो गया। अब क्योंकि ऐसे पहले बड़ा था, प्रॉफिट भी तो हुआ था, इसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट, तो ये प्रॉफिट है। तो पहले जो 6 लाख का लॉस हुआ, उस 6 लाख के लॉस को इस 4 लाख के प्रॉफिट से क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट, कितना से 4 लाख, 2 लाख का लॉस अभी हो रहा है, वैल्यू ज़्यादा घट गया, 2 लाख का लॉस कहाँ जाएगा, पीएल में डेबिट हो जाएगा। यानी कि अगर पहला बार रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुआ तो सेकंड टाइम क्या होगा, डाउनवर्ड। तो फर्स्ट टाइम जब अपवर्ड किए होंगे तो कहाँ गया होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, प्रॉफिट है कैपिटल नेचर का। लेकिन जब अगर वैल्यू फिर दोबारा घट गया, जितना वैल्यू घटेगा सबसे पहले उसको किस में से एडजस्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में से। फिर भी अगर लॉस उससे ज़्यादा है तो कहाँ डेबिट करिए उसको, पीएल में। कौन सा फिगर हुआ, ये फिगर हमारा बैलेंसिंग फिगर है। तो पीएल में क्या कौन सा फिगर आया, बैलेंसिंग। एग्जाम्पल 3 हो गया, लास्ट एग्जाम्पल इसका ठीक है। बैलेंस शीट जब बनेगा उसमें आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं दिखेगा, और बैलेंस शीट जब बनेगा ना उसमें मशीन कितना का दिखेगा, 44, रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना दिखेगा, खत्म हो गया वो तो। और पीएल में आपका 2 लाख रुपए का लॉस दिखेगा, कितना का, 2 लाख का, ये लॉस यहाँ पर दिखेगा, एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट केस इसका एग्जाम्पल 4, क्लियर हो जाना चाहिए कौन सा होगा, फर्स्ट टाइम कौन सा होगा, डाउनवर्ड, फिर सेकंड टाइम कौन सा होगा, पहले गिरा फिर क्या हो गया, बढ़ गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बैलेंस शीट है, मशीन दिख रहा है 40 लाख का, अर्लियर it was revalued डाउनवर्ड। पहले इसका वैल्यूएशन किए तो वैल्यू घटा था,
एंड जो लॉस हुआ था रुपीज़ 3 लाख का, कहाँ डेबिट क्यों नहीं बताइए, टू PL। बोलता है पहले एक बार इसका रिवैल्यूएशन हो चुका है, और रिवैल्यूएशन क्या हुआ था, नीचे हुआ था, वो तो उसके लॉस को PL में क्या किए थे, डेबिट। सही बोल रहा है एकदम। तो फर्स्ट टाइम क्या हो गया, डाउनवर्ड। अब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ नाउ। अब क्या किए इसको, नाउ ये, ठीक है, ये वैल्यू कौन सा होगा, आफ्टर फर्स्ट डाउनवर्ड के बाद है, पहले कभी डाउनवर्ड हुआ था। नाउ इट इज वैल्यूड एट कितना, 45 लाख। वैल्यू 40 के बड़े कितना हो गया, 45। 5 लाख का क्या हो गया, प्रॉफिट। ध्यान दीजिए 5 लाख का भी प्रॉफिट है उसी एसेट्स पे जिससे पहले 3 लाख का क्या हुआ था, लॉस भी हुआ था, उसको भी तो एडजस्ट करना होगा। तो मशीन 40 से कितना हो गया, 45। तो 5 लाख से मशीन क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ाइए उसको। मशीन को डेबिट करना हो कितना से, 5 लाख से मशीन का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, प्रॉफिट है। सोचिए सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, जब फर्स्ट टाइम गिरता है तो PL में डेबिट करते हैं, यानी ऑलरेडी PL में डेबिट हो चुका है, कितना, 3। तो एक बार जब वैल्यू किया तो PL में डेबिट की, अब बढ़ रहा है, तो पूरा हम रिवैल्यूएशन में क्यों लेके जाएंगे, जितना पहले PL में किया था उतना इनकम दिखाना होगा। तो क्या करेंगे, तो PL कितना, 3, एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट हुआ, 2, यानी 3 लाख का लॉस पहले दिखा चुके हैं। अब जो 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, पहले वो 3 लाख से सेट ऑफ करेंगे, मतलब PL में इनकम दिखाएंगे, पहले PL में डेबिट दिखाए थे। एक्स्ट्रा कितना हुआ, 2 लाख कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। अब जब बैलेंस शीट बनेगा, इसे मशीन कितना का दिखेगा, 45, रिवैल्यूएशन कितना का दिखेगा, 2, और PL के अंदर में प्रॉफिट कितना दिखेगा, 3। हमारे क्योंकि जब पहले रिवैल्यूएशन हुआ हो तो PL में 3 लाख डेबिट भी तो हुआ होगा, आपस में क्या हो गया सेटअप। अगर आप ध्यान दें नेट में कितना प्रॉफिट हुआ, पहले 3 घटा फिर 5 बढ़ गया, 2 ना हुआ तो 2 देखिए आ गया रिवैल्यूएशन में, ठीक है, 4 केस ना। अब इसमें एक केस और देखते हैं, ये नंबर एक लिंक बना के चलिएगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, PP क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर इसमें क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, फिर हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव, फिर हमने पढ़ा कब एप्लीकेबल नहीं होता है, फिर हमने एक पॉइंट पढ़ा था बेरल प्लांट क्या होता है, बायोलॉजिकल एसेट, ये वो सब पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा इसका रिकॉग्निशन कैसे होता है, कब होता है, ये मैंने A रखा था, ये मैंने B रखा था। रिकॉग्निशन में याद होगा आपको, एसेट्स को 2 कंडीशन पूरा हो जाए तब बुक्स में दिखाते हैं। सबसे पहला, एक तो हमको उससे फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेगा, दूसरा कौन सा बताइए, दूसरा ये है उसका कॉस्ट को मेजर कर पा रहे हैं, कॉस्ट कितना है, जो कॉस्ट नहीं पता होगा कैसे दिखा रहे हैं उसमें तो रुपीज़ पे दिखाते हैं ना, मॉनेटरी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तीसरा हमने देखा मेजरमेंट, मेजरमेंट बहुत ज़्यादा हमने देखा, परचेज की है, जैसे पहले हमने देखा था परचेज कॉस्ट, परचेज की है तो, फिर हमने देखा था सेल्फ कंस्ट्रक्शन अगर किया तो, फिर किसका हम डिस्कशन किए थे, कॉस्ट ऑफ बेरल प्लांट, फिर हमने देखा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, फिर हमने देखा ये वाला क्या बोलते हैं कि थोड़ा डिस्कशन किया था हमने कॉस्ट वर्सेस रिवैल्यूएशन, प्लस एक पॉइंट और डिस्कशन किया था, याद होगा इसमें कॉस्ट ऑफ डिस्पेंडल भी याद होता है, याद होगा है ना,
पढ़े थे ना, डिसमेंटल, ये सब हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, अब उसी के नीचे मैं एक पॉइंट ये बता रहा हूँ, तो ये पॉइंट हमारा खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट हमको कौन सा पढ़ना है डी में, डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा और बाकी है। ठीक है, एक्सचेंज, सारी इसको ठीक है, बढ़िया है। देखिए कई बार क्या होता है कि हम एसेट जैसे परचेज करते हैं तो नॉर्मली क्या देते हैं, कैश देते हैं उसको, मतलब पेमेंट कैश या बैंक के थ्रू कर देते हैं। बट कई बार क्या होता है कि बार्टर सिस्टम टाइप का एसेट्स के बदले में एसेट आ जाता है, जिसे एक्सचेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पुराना गाड़ी देके नया गाड़ी लिए, पुराना गाड़ी देके कोई मशीन ले ली, या कुछ टीवी देके कुछ और एसेट ले ली, इस तरह से कुछ भी। ठीक है, तो एएसएन बोलता है इन केस ऑफ एक्सचेंज एसेट, इन केस ऑफ एसेट acquired as exchange, चाहे वो सेम हो या ना हो, मतलब जो जा रहा है और जो आ रहा है वो सेम हो या ना हो, बोलता किस पे रिकॉर्ड करना है, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू, क्या वैल्यू होना चाहिए, क्या वैल्यू होना, मैंने लिखा नहीं इसमें भी कौन सा एसेट फेयर वैल्यू किसका लेना है, जिसका दिए हैं वो या जो आ रहा है वो, लिखा फेयर वैल्यू, दोनों का हो सकता है जो क्लियरली अवेलेबल, मतलब एक हद तक बोल सकते हैं, एक हद तक मार्केट वैल्यू, और ऐसा वैल्यू जो बेसिकली दो पर्सन परचेज सेल के दौरान बार्गेनिंग करके सेट करते हैं, एक हद तक मार्केट वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, एवरेज वैल्यू मार्केट वैल्यू बोल सकते हैं। लेकिन बोलता है कि फेयर वैल्यू भी लेना है, लेकिन बोलता है दो केस में बोलता है फेयर वैल्यू नहीं लेंगे। फेयर वैल्यू इज नॉट टू बी टेकन। ध्यान दीजिएगा, एक जो एसेट समझिएगा जा रहा है एक्सचेंज में, पुराना गाड़ी ली नया गाड़ी आया, तो जो एसेट जा रहा है उसका भी तो बुक्स में वैल्यू दिखा रहे होंगे ना, उसका भी कोई ना कोई वैल्यू, बेचेंगे तो वो भी होगा, और जो आ रहा है उसका वैल्यू भी होगा। अब हमको तो पुराना एसेट बाहर निकालना है ना, नया एसेट लेना है ना, तो नया एसेट को बुक्स में दिखाएंगे, पुराना तो गया तो किस वैल्यू पे दिखाएंगे, जो गया उसका वैल्यू पे, जो आ रहा है उसके वैल्यू पे, और हो सकता है साथ में एक्सचेंज में कुछ कैश भी दिए होंगे या मिल भी सकता है, बस कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होगा। पहले बोलता है किस पे दिखाना है, फेयर वैल्यू, बोलता है फेयर वैल्यू कब नहीं लेना है, फेयर वैल्यू कब नहीं लेना है, पहला if fair value is not ascertainable of either asset, समझ रहे हैं, जो एसेट जा रहा है उसका भी, जो आ रहा है उसका भी वैल्यूएशन कर नहीं पा रहे हैं, फेयर वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, यानी इससे एक ही क्लियर हो गया, दोनों का ही जो क्लियरली अवेलेबल होगा। बोलते हैं कि अगर फेयर वैल्यू एस्टिमेट नहीं कर पा रही है कितना होगा, ठीक है, तब फेयर वैल्यू नहीं दिखाना है। दूसरा एक्सचेंज
ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। 2 पॉइंट लिखिए एक बार। एग्जाम्पल लेता हूँ इसका। एक तो फेयर वैल्यू निकाल नहीं पा रहे हैं और जो ट्रांजैक्शन है उसमें कमर्शियल सब्सटेंस लैक करता नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट बता देता हूँ। इफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ड्यू टू एक्सचेंज, एक्सचेंज करने से जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो पहले आ रहे थे और जो अब आ रहे हैं, जो अब आ रहे हैं वो पहले वाले से क्या है, चेंज हो जाते हैं ड्यू टू एक्सचेंज, डिफर फ्रॉम ओरिजिनल कैश फ्लो। ओरिजिनल जो आ रहा था एक्सपेक्टेड उससे ज्यादा आ रहा है, तो बोलेंगे कि कमर्शियल सब्सटेंस है। मीन्स ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस। मेरे बात को यानी उसका वैल्यू जनरेट हो रहा है। यानी कैश फ्लो चेंज होगा, बढ़ेगा तो कमर्शियल सब्सटेंस है, कैश फ्लो नहीं बढ़ेगा वही का वही, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है उसमें। तो बोलता है कि 2 केस है, फेयर वैल्यू पता नहीं है, नहीं निकाल पा रहे दोनों का, किसी का भी, दोनों का, जा रहा है उसका और जा रहा है उसका भी, और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो बोलता है फेयर वैल्यू पे नहीं दिखाएंगे। और अगर ये दोनों कंडीशन में कोई भी अगर है तो कमर्शियल फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ इसका आप लोग को। पहले इसको X and company exchange asset A having carrying value ₹2500 with asset B। एसेट ए दी है, बदले में क्या ले लिया एसेट बी, और एसेट ए बुक्स में कितने में लिखा है, 2500 में लिखा है, ठीक है। नो कैश बूट, ये एक्सचेंज, कोई कैश एक्सचेंज नहीं हुआ, बस इतना एसेट दी ली है वही खाली है, ठीक है। और फेयर वैल्यू जो है एसेट बी का वो मान लीजिए 3200 है। अब देखिए एक्सचेंज में बोलता है, सीधा सीधा बोलता है एक्सचेंज में कि अगर कोई एक्सचेंज हो रहा है तो एसेट सेम हो या ना हो किस वैल्यू पे दिखाना है, फेयर वैल्यू पे, ठीक है। तो इस केस में 2 केस में फेयर वैल्यू नहीं लेते हैं, ठीक है। पहला केस था कि फेयर वैल्यू पता नहीं है दोनों एसेट्स का, दोनों का, और दूसरा कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है उसमें। अभी कमर्शियल सब्सटेंस में हम कुछ नहीं बोला, लेकिन हमको एसेट बी का क्या दे दिया, फेयर वैल्यू। इसका मतलब फेयर वैल्यू अवेलेबल है किसका, एसेट बी का। यानी बताइए जो एसेट नया आ रहा है तो किस वैल्यू पे दिखाएंगे, फेयर वैल्यू। तो एसेट बी व्हाट कम्स इन आ रहा है, डेबिट कितना 3200, और एसेट ए क्या हो रहा है, जो आ रहा है एट बुक वैल्यू 2500 का ना जा रहा है, तो निकाल दिए बाहर। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, कितना का प्रॉफिट हुआ 700 का। पीएल में क्या करेंगे, क्रेडिट, यानी कि ये हुआ आपका फेयर वैल्यू।
ये हुआ आपका फेयर वैल्यू। इसमें कि ध्यान रखिएगा, इफ फेयर वैल्यू इज नॉट अ सर्टेनेबल, तो किस वैल्यू में दिखाएंगे, to be done at value of asset given up। यानी हमें फेयर वैल्यू पता नहीं है, जो आ रहा है उसका भी नहीं पता, जो जा रहा है उसका भी नहीं पता, और कमर्शियल सब्सटेंस में नहीं है, तो बोलता है जिस वैल्यू पे जो एसेट जा रहा है, जिस वैल्यू पे दिखा रहे थे उसी वैल्यू पे दिखाएंगे। सपोज फेयर वैल्यू ऑफ ए और बी अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो बड़ा सिंपल सा केस है। तो फिर जो एसेट बी आ रहा है किस पे देखेंगे, जिस वैल्यू पे गया, एंटी पता क्या होगा, एसेट बी अकाउंट डेबिट टू एसेट ए, किस वैल्यू पे, 2500। तो मैं फेयर वैल्यू पे कब दिखाना, जब फेयर वैल्यू पता हो, और दूसरा कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है या फेयर वैल्यू मान लीजिए नहीं पता, किस पे दिखाएंगे, जिस वैल्यू पे दिखा रहे थे उसी वैल्यू पे, यानी जो वैल्यू पे बुक्स पे पुराना एसेट दिख रहा है उसी वैल्यू पे दिखाएंगे। कितना वैल्यू था, 25 में लिखते रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट पर हम डेप्रिसिएशन का पढ़ेंगे। कर लिया ना, एग्जाम्पल तो नोट्स में है ना, मैं सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जो कॉस्ट ऑफ कार है वो 1,02,000 है, और उसका अब तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 62। तो इसका WDV कितना बुक्स में आ रहा है, मैंने कैरिंग वैल्यू 40। ठीक है, car value is estimated at 45। जो कार जा रहा है ना उसका वैल्यू कितना एस्टिमेट किए, 45 एस्टिमेट किए। बोला कि बिल्डिंग हम ये है ना, ABC company has to pay rupees 25,000, 20,000 cash in addition to एक्सचेंज। यहाँ पर समझिएगा, एक पुराना गाड़ी बहुत सारा हो सकता है दे रहा है, और बदले में क्या ले रहा है, बिल्डिंग।
एक्सचेंज हुआ, अब कार तो बुक से गया, अब बुक्स में क्या आएगा, बिल्डिंग आएगा, तो बिल्डिंग को बुक्स में दिखाना है, तो बिल्डिंग को बुक्स में दिखाना और कार को हटाना, तो बोलता है जो नया एसेट दिखाएंगे किस वैल्यू दिखाएंगे, बोलता है फेयर वैल्यू पे, लेकिन बोलता है फेयर वैल्यू पता भी तो होना चाहिए। और दूसरा एक चीज़ और चेक करते हैं, कमर्शियल सब्सटेंस है कि नहीं। तो एग्जाम्पल आप पढ़ लिए होंगे, तो बताइए कमर्शियल सब्सटेंस है कि नहीं, मतलब यूटिलिटी बढ़ना चाहिए, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो बढ़ना चाहिए। पहले कार था, हो सकता है कार किस में यूज़ कर रहे होंगे, पर्सनल, कैश फ्लो तो पॉसिबल नहीं है उससे निकालना कार से, क्योंकि किराए पे तो चल नहीं रहा, बिजनेस कार था, एम्प्लॉय यूज़ कर रहा होगा, डायरेक्टर यूज़ कर रहा होगा। अब बिल्डिंग आ रहा है, बिल्डिंग आ रहा है तो बिल्डिंग को बता भी दिया किस में यूज़ करेगा, स्टोरेज में, बिजनेस में यूज़ कर रहा है, उसका यूज़ तो है, उससे अगर बिल्डिंग किराए पे लेता तो रेंट देना पड़ता, अब रेंट बच गया ना, तो इनडायरेक्ट कैश फ्लो तो बढ़ेगा ना, उसका प्रॉफिट तो बढ़ेगा, उसका खर्चा कम हो गया। यानी कि कमर्शियल सब्सटेंस है, तो किस पे दिखाएंगे, फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू पता भी तो होना चाहिए, किसी को भी पता हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बुक्स में एसेट कौन सा दिखाना है, बिल्डिंग, कार तो चला गया, तो कमर्शियल सब्सटेंस क्वेश्चन में है। अब दिखाना है किस पे, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू पता भी तो होना चाहिए, पता है, हाँ, या तो बिल्डिंग का फेयर वैल्यू पता हो या किसका, कार का। बिल्डिंग का तो नहीं पता, कार का पता है, कितना कार का था, देखिए दिया होगा 45, कार का वैल्यू कितना है 45। अब क्वेश्चन होता है बिल्डिंग किस पे दिखाएंगे, बिल्डिंग का वैल्यू दिखाने के लिए फेयर वैल्यू उठाना है, या तो वो बिल्डिंग का हो सकता था या किसका, कार का, जो अवेलेबल है। बिल्डिंग अवेलेबल है तो किसका लेंगे, कार का। कार का फेयर वैल्यू कितना है 45, बट क्या इतना दे रहा है, नहीं, दो चीज़ दे रहा है, 20,000 का कैश, यानी कि एक कार जिसका WDV कितना है 40 प्लस कैश कितना 20, और कार का वैल्यू कितना है 45, यानी दोनों को देखिए क्या ले रहे हैं, बिल्डिंग। तो अभी बताइए बिल्डिंग कितना का हुआ, एकदम सही, बिल्डिंग कितना का हुआ 65,000 का। समझ बात को, बिल्डिंग को फेयर वैल्यू देखना है, लेकिन उस पर कैश भी तो एक्सचेंज हुआ था, तो 45 तो हुआ ना फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू है। एंट्री पास करें, एंट्री होगा इसका बिल्डिंग अकाउंट, डेबिट कितना से 65,000, कार कितना का जा रहा है, कार बुक्स में कितना का रहा 40 का, और कैश कितना दे रहा है 20। देखिए 5 प्रॉफिट भी तो हुआ, तो क्या हो जाएगा PL, प्रॉफिट। ये एंट्री होगा, बिल्डिंग को किस वैल्यू पे देखा है, कार के वैल्यू पे प्लस कैश 65 पे। हाँ, कई बार क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन में देखिएगा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, दो तरह से एसेट दिखाते हैं ना, तो यानी कि ये डेबिट हुआ और ये क्रेडिट हुआ, एसेट को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के फॉर्म में दिखाया। तो एंट्री इसका और पास हो सकता है, जैसे ये कार में लिखा है ना, कार वैल्यू वाला, तो कार को इस वैल्यू में दिखा सकते हैं ऐसे, ये डेबिट है, क्रेडिट होगा 1,02,000 से, ये क्रेडिट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगा कितना से 62, दोनों का नेट चेक कर लीजिए कितना आ रहा है 40, तो 40, बाकी सारा सेम हो। बिल्डिंग कितना का 65 टू कैश कितना 20, और प्रॉफिट कितना होगा 5। ये इंटरव्यू दोनों को उतार लीजिएगा, ये हमारा एक्सचेंज का केस होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन में थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, ऐसे ही पढ़ चुके हैं, लास्ट वाला केस का डेफिनेशन कवर किया, बस
थोड़ा देर खत्म हो जाएगा अभी। एक पॉइंट खाली बता देता हूँ लोगों में, प्रैक्टिकल एग्जाम में आया भी हुआ इसका। आपको एग्जाम्पल देकर बताना है, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ पीपी। पीपी या कॉस्ट निकालना है, बुक्स में किस वैल्यू पे दिखाएंगे, ठीक है। प्लांट है क्वेश्चन में, पहला कॉस्ट ऑफ प्लांट 25 लाख, ये इनवॉइस में दिख रहा होगा, बिल में, ठीक है। उसके बाद इंक्लूडिंग टैक्स, ये इसमें जुड़ा हुआ। उसके बाद इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, लाने ले जाने में, डिलीवरी करने में कितना खर्चा होगा, 2 लाख, ये उस क्वेश्चन दे रहा हूँ। तीसरा कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, साइट को प्रिपेयर करने में, इंस्टॉलेशन करने में कितना खर्चा लगा, मान लीजिए 6 लाख। इसके बाद कॉस्ट ऑफ कंसल्टेंट का लगा, मान लीजिए कंसल्टेंट एडवाइस, मान लीजिए 7 लाख। इंटरेस्ट चार्जेस लगा फॉर लेट पेमेंट, क्रेडिट किया किसने हमको, और डिसमेंटलिंग चार्जेस लगेगा कुछ से, ये प्रेजेंट वैल्यू पे ना, आफ्टर 7 years ये लगेगा, 7 साल मान लीजिए लगेगा। और ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर प्रोडक्शन, कुछ लॉस हो गया प्रोडक्शन के पहले, ठीक है। आपको बताना है कि किस वैल्यू पे ऐसे बुक्स में शो होगा। इंटरेस्ट चार्जेस में तेरे तो छोड़ गया उससे 2 लाख का, 3 लाख का, और ये हो जाएगा आपका 4 लाख का। आपको बताना किस वैल्यू पे ऐसे बुक्स में दिखेगा। हमने पढ़ा था ना एसेट किस पे दिखाते हैं, एट कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या होगा, परचेज प्राइस, परचेज वैल्यू, टैक्सेस वगैरह होगा, वो भी सारा जुड़ेगा, ठीक है। कोई इम्पोर्ट ड्यूटी है, जीएसटी, वो सारा उसमें जुड़ेगा। फिर जैसे इस क्वेश्चन में दिया कि साइट को प्रिपेयर कर रहे हैं, फाउंडेशन लेकर रहे हैं, वो सारा खर्चा उसमें जुड़ेगा। इनिशियल डिलीवरी में, ट्रांसपोर्टेशन में, वो सब खर्चे, वो सारा खर्चा उसमें जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हमको दिया होगा, कंसल्टेंट एडवाइस, हमने किसी से एडवाइस लिया था एसेट परचेज करने के टाइम, तो ये एडवाइस लगा क्योंकि एसेट परचेज कर रहे हैं, यानी ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, एसेट के लिए किया गया, तो खर्चा एसेट में क्या होगा, ऐड होगा। इंटरेस्ट चार्ज, हमने पेमेंट लेट से किया तो इंटरेस्ट चार्ज किया, ये तो एसेट के बाद का है, इंटरेस्ट से क्या लेना देना है इसका, एसेट तो ऑन द स्पॉट परचेज हुआ ना, ये खर्चा नहीं जुड़ेगा। और डिसमेंटलिंग का क्या होगा, आपको जुड़ता है, ऑपरेटिंग लॉसेस भी नहीं जुड़ेगा, तो यानी कि ये ऐड होगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। आप इसको जोड़ लीजिए, 25, 2, 27, 33, 40 और 43 लाख हमारा क्या हो रहा है, नहीं आया क्वेश्चन ये वाला, कॉस्ट ऑफ पीपी काम में आया हुआ ऐसा क्वेश्चन। इस वैल्यू में किसने दिखाएंगे, बैलेंस शीट में, ठीक है। डाउट तो बताइए इसमें। लास्ट में नंबर पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन का।
डी नंबर पे, ठीक है। उनमें लिख में आ गया होगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। हमारी डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या हुआ, एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट over allocation of depreciable amount over useful life of asset। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एसेट है, उसका कॉस्ट, ये वर्ड ध्यान रखिए, एलोकेशन, ये आपके एमसीक्यू में पूछ देता है, ठीक है। किसका, डेप्रिशिएबल अमाउंट का कॉस्ट 10 लाख है और इसका स्क्रैप वैल्यू जो है वो 1 लाख है, तो यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे, 9 लाख। इसको बोलेंगे डेप्रिशिएबल अमाउंट। कितना साल में, सपोज लाइफ जो है इसका 10 साल है, तो फिर डेप्रिशिएबल अमाउंट को क्या करना होगा, 10 साल में क्या करना होगा, एलोकेट करना होगा। तो इसी एलोकेशन को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान देना आपको डेप्रिसिएशन में, सबसे पहला चीज डेप्रिसिएशन का मेथड। डेप्रिसिएशन का जो हमारा मेथड होगा, नॉर्मली जो ये अलाउ करता है, एक सबसे पहला मेथड हमारा कौन सा, एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा है डब्ल्यूडीवी मेथड और तीसरा है सम ऑफ यूनिट्स मेथड। यानी हम डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो जैसे जैसे, यानी कि सिंपल सा एसेट का डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा ना, वो एसेट के यूज पे कहाँ यूज हो रहा है, कौन सा कंपनी यूज कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो एसएलएम चार्ज करेगी, डब्ल्यूडीवी या फिर सम ऑफ यूनिट्स मेथड। डिपेंड करता है कि डेप्रिसिएशन का मेजरमेंट आप किस तरीके से बेटर कर पाते हैं। जहाँ तक बात है इसका पहला एसएलएम का, एसएलएम में क्या होता है, डेप्रिसिएशन का चार्ज कांस्टेंट होता है। डेप्रिसिएशन ईच ईयर क्या होगा, कांस्टेंट। जैसे मैंने एग्जांपल अभी लिया था यहाँ पर, इसमें डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय लाइफ। कॉस्ट यहाँ 10 लाख था, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख था, लाइफ कितना था इसका, 10 साल, 10 साल। तो 10 लाख माइनस कितना हो जाएगा, 9 लाख। 10 साल से डिवाइड करें कितना आएगा, 90,000 रुपया डेप्रिसिएशन। कितना है, ठीक है। कितना साल तक, Y1 से लेके Y10 तक। हर साल डेप्रिसिएशन क्या रहेगा, पहला साल 90, सेकेंड ईयर 90, 10 साल तक 90। तो 90,000 × 10 कितना हो गया, 9 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। तो हर साल डेप्रिसिएशन क्या रहेगा, लेकिन जो डब्ल्यूडीवी मेथड होता है उसमें, अच्छा एक चीज थोड़ा समझिएगा ना, डब्ल्यूडीवी वैल्यू और मेथड दोनों में डिफरेंस है। जैसे सपोज देखिए, इसका कॉस्ट कितना है, 10 लाख। ईयर 1 का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 90,000। वैल्यू कितना आएगा, 9 लाख 10,000। फिर ईयर 2 क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन कितना, 90।
हर साल डेप्रिसिएशन क्या है, सेम है, बट ये जो वैल्यू वाला वैल्यू घट के ना आ रहा है, इसको भी WDV बोलते हैं, रिटन डाउन वैल्यू, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद का वैल्यू, बट ये WDV मेथड तो नहीं है ना, इसमें डेप्रिसिएशन तो सेम ना हुआ, SLM हुआ। और WDV में क्या होता है, सपोज कॉस्ट है 40 लाख, डेप्रिसिएशन सपोज करिए 10% है WDV, यानी कि डेप्रिसिएशन हर साल क्या होगा, घटेगा। जैसे कॉस्ट कोई स्क्रैप वैल्यू भी होगा, मान लीजिए कॉस्ट 40 लाख है, ठीक है, ईयर 1 में डेप्रिसिएशन कितना होगा, 4 लाख, कितना WDV आ गया, 36, ठीक है। फिर ईयर 2 में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन 10%, इस पे कितना होगा, 3,60,000, बताइए 32,40,000, ये क्या होगा, WDV। तो डेप्रिसिएशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, कॉस्ट पे नहीं है, डेप्रिसिएशन किस पे, WDV पे, वैल्यू घटते जा रहा है, ठीक है। एक पॉइंट और बता देता हूँ इसमें, कई बार WDV का रेट नहीं दिया होगा, कैलकुलेशन ऑफ WDV का रेट, ठीक है। SLM में तो रेट निकालने में दिक्कत नहीं है, कितना डेप्रिसिएशन है, 90,000, तो रेट निकल जाएगा आराम से, 90,000 बाय 10 लाख, कितना, 9% ऑफ कॉस्ट, चेक कर सकते हैं, ये भी 9% है इसका, ये भी 9% है, 9% निकल गया। बट WDV में दिक्कत होगा, WDV में क्या होता है, डेप्रिसिएशन हर साल क्या होता है, घटते जाता है, कैलकुलेशन ऑफ WDV रेट। तो अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैं बता देता हूँ तरीका आप लोग को, इसका रेट निकालने का फॉर्मूला है एक, इसका रेट निकालने का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है इसका 1 माइनस S/C 1/n, ये फॉर्मूला WDV निकालने का। इसमें आपका S होता है स्क्रैप वैल्यू, C होता है कॉस्ट, N होता है इसका लाइफ, यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा, देखिए यहाँ पर रेट दिया था, नहीं देगा तो कैसे निकालेंगे, तो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इसका एक, मान लीजिए कॉस्ट है 1,000, स्क्रैप वैल्यू है 100 रुपये, यूजफुल लाइफ है इसका 5 साल, ठीक है। डेप्रिसिएशन का रेट निकालने बोल रहा है, मतलब रेट हमको बोला निकालिए कि जिस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 5 साल बाद स्क्रैप वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, 100। तो रेट निकाल लेंगे, तो देखिए मैंने फॉर्मूला पुट करिए एक बार, पहले फॉर्मूला पुट कर लीजिए, तो रेट इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस S स्क्रैप कितना हुआ 100, कॉस्ट कितना हुआ 1,000, और 1/n, 1 बाई कितना हो जाएगा 5, तो 1 माइनस 100 बाई 1,000 कितना हो जाएगा आपका 0.10, इधर हो जाएगा, डिवाइड कर लीजिए कितना हो जाएगा 0.20, ये बना फॉर्मूला। इसके लिए पता क्या यूज करना पड़ेगा, लॉग टेबल, लॉग टेबल आपको देगा नहीं एग्जाम में, चांस आएगा भी नहीं क्वेश्चन एग्जाम में, बट अगर बाई चांस नॉलेज सीखें इसको हम लोग, तो एक फार्मूला बता रहा हूँ मैं, आप नोट कर लीजिए तरीका, इसका स्टेप है, स्टेप क्या है नोट करने का, कैलकुलेटर तो आपके रहता ही है, उसको यूज करिएगा। क्या करिए आप पहले, स्टेप 1 में प्रेस करिए, ये 0.1 जो है ना अंदर का 0.10, ठीक है। देन स्टेप 2 में प्रेस करिए अंडर रूट मिनिमम 13 टाइम्स,
रूट प्रेस करिए, अंडर रूट। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या करिए, जो वैल्यू आएगा -1 करिए इंटू ये जो आपका 0.20 आ रहा है इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई हो गया। अब जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू में +1 जोड़ दीजिए और इंटू इक्वल टू दोनों 13 टाइम्स प्रेस करिए तो एक वैल्यू यहाँ से निकलेगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए इसको। जैसे कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, क्या दिया हुआ पहले इसमें 0.10, ये वैल्यू उठा रहा हूँ मैंने उठाया 0.10। अब 13 बार रूट प्रेस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मैंने 13 बार रूट प्रेस किया। यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 0.999718962, ये वैल्यू आ रहा है एक। ठीक है, अब इसमें -1 कर दीजिए। ठीक है, इंटू कर दीजिए क्या फिर 0.20। ठीक है, प्लस करिए 1। अब क्या करिए, इंटू इक्वल टू 13 बार करना है। इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैंने जैसे 13 बार प्रेस किया ना, ये वैल्यू आ गया 0.6309899, इतना भी जाना भी नहीं है, 5905। तो मैं अप्रोक्सीमेटली ले लेता हूँ इसको, 0.6309 है ना, मैं इसको ले लेता हूँ राउंड 0.63 098 ले लेता हूँ मैं इसको, ये वैल्यू। अब ये वैल्यू जो था ये वाला था, अब उसको 1 से माइनस करिएगा, 0.63098। तो माइनस करके देखिए डेप्रिसिएशन का रेट आ जाएगा 36.90 अप्रोक्सीमेटली, 36.90% अप्रोक्स। ठीक है, मैं प्रूफ कर देता हूँ इसको, निकाल देता हूँ कितना कॉस्ट है इसका, 1000। डेप्रिसिएशन कितना होगा ईयर 1 का, 36.20%, 362 माइनस कर लीजिए कितना आएगा 638। फिर डेप्रिसिएशन माइनस करिएगा इसका ईयर 2 का 36.20, इसी का ही। अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है कितना 407। फिर डेप्रिसिएशन माइनस करिए ईयर 3 का 36.20, इसी का ही ना, ये आ रहा है 147 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, पूरा ही ले रहा हूँ, तो 407 माइनस 147 260। फिर डेप्रिसिएशन में ले रहा हूँ किसका, ईयर 4 का 36.20%, ये आ रहा है 94 अप्रोक्सीमेटली। फिर आ रहा है 166 अप्रोक्सीमेटली। फिर डेप्रिसिएशन ले लेंगे हम लोग किसका, ईयर 5 का 36.20%, अराउंड आ रहा है इसका 61 के राउंड आया। तो वैल्यू कितना आ जाएगा 166 माइनस 61, 105, स्क्रैप वैल्यू आ गई। ठीक है, ये अब इसको दोबारा बना लीजिएगा
तो 5 रुपये का डिफरेंस आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने वो राउंड ऑफ किया। 36.20 नहीं था, 36 मैंने डेविएशन भी गलत किया, ये 90 होगा। है 36.90 इसी के चलते आएगा। ये कितना आएगा 369 630 तो 631 का 36.90% 233 माइनस करिए 398 398 का 36.90% 147 398 का 36.90% 147 ठीक है, माइनस करेंगे 251 आएगा। 251 का 36.90% 92 159 का 36.90% अराउंड देखिए 59 आ रहा है, एकदम मैच कर गया। कितना आ गया 100। मैंने एड गलत किया था, उसको ठीक कर लीजिएगा 90%। ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू से टैली करके होगा। इसका वैल्यू कितना था 100 और पॉइंट के चलते अंतर आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये स्टेप ध्यान रखिएगा इसका आप लोग। ठीक है, इसके लिए ये ओवर ए नंबर कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यूडीवी। अब उसके बाद एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं हम लोग। डेप्रिसिएशन का पीरियड, डेप्रिसिएशन का पीरियड क्या रहेगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, डेप्रिसिएशन स्टार्ट व्हेन asset is available for use। डेबिशन स्टार्ट कब करना है, एसेट परचेज करेंगे तब नहीं, जब एसेट अवेलेबल हो जाए यूज के लिए। जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जब बन गया उसको यूज करने लायक बना लेंगे तब डेबिशन शुरू करेंगे। ठीक है, दूसरा डेप्रिसिएशन एंड कब होगा, डेप्रिसिएशन एंड कब होगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, डेबिशन एंड तब होगा अर्लियर ऑफ फॉलोइंग टू डेट। दो डेट बता रहा हूं मैं, जो पहले आएगा उस डेट को आपको बंद कर देना। पहला रिटायर फॉर फ्रॉम एक्टिव यूज, ठीक है, और दूसरा हेल्ड फॉर डिस्पोजल, यानी कि जो एसेट आपके पास है अब उसको यूज से रिटायर कर दिए, पड़ा हुआ बेचेंगे नहीं, पड़ा हुआ दूसरा अब इसको बेचना है, तो जो पहले हो जाए उस डेट तक डेबिशन रुक जाएगा। जब यूज के लायक शुरू हो गया, जब यूज के लिए तैयार है, डेबिशन चार्ज करना शुरू कर दो, और जिस दिन ये पहले आ जाएगा वो दिन आप डेबिशन के चार्ज करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन शुड नॉट सीज व्हेन एसेट इज आइडल, यानी कि अगर एसेट को कुछ टाइम की रख दे रही है,
टेम्परेरी रख दी, आइडल पड़ा हो, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद नहीं होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होते हैं क्योंकि एसेट तो धीरे धीरे घट ही रहा है ना, तो डेप्रिसिएशन आपका चलते रहेगा, वो बंद नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं ये जो एप्लीकेबल है ना ओनली फॉर SLM एंड WDV के लिए, ठीक है। बट अगर कोई यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन पे एसेट रख दिए, यूज नहीं कर रहे हैं, तो यूनिट्स कहाँ से प्रोडक्शन होगा, तो डेप्रिसिएशन चार्ज उस समय बंद कर देंगे, ठीक है। और लैंड एंड बिल्डिंग में ध्यान दीजिए, लैंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा ना, बिल्डिंग पे चार्ज होगा, यूजफुल है तो उसका रहेगा। और लाइफ हर साल चेंज हो सकता है, रिफ्लेक्ट मतलब यूज़ खराब से करेंगे तो लाइफ घटेगा, यूज़ ठीक से करेंगे लाइफ मेंटेन रहेगा, बढ़ने का चांसेस कम है, ठीक है। ये हुआ। अगर कोई एसेट को बुक से रिटायर कर दिए, डिस्पोज कर दिए, तो हो सकता है बेचने में कुछ प्रॉफिट हो या फिर क्या हो नुकसान हो, तो उसको PL में ले जाएंगे, ठीक है। और लास्ट एक पॉइंट पढ़ लीजिएगा, डिस्क्लोजर नोट्स में आपका दिया हुआ। डिस्क्लोजर मतलब जानते होंगे कि जब भी हम AS पढ़ते हैं तो सबसे लास्ट में उसको डिस्क्लोजर रहता है, क्या क्या आपको डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोजर कहाँ रहेगा नॉर्मली, बैलेंस शीट में एंड नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स और बैलेंस शीट जो हमने पढ़ा बस उसी के बारे में डिस्क्लोजर करना है, जैसे किस वैल्यू की दिखा रहे हैं, डेप्रिसिएशन का मेथड का यूज़ किया, यूजफुल लाइफ क्या है, डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, फिर ओपनिंग में क्या वैल्यू था, क्लोजिंग में क्या वैल्यू है, कितना एडिशन हुआ, कितना डिलीशन हुआ, कितना सेल हुआ, कितना इंक्रीज किए, कितना डेप्रिसिएशन हुआ, कितना इम्पेयरमेंट लॉस हुआ, इस तरह कुछ भी मूवमेंट एसेट का वैल्यू बढ़ गया घट गया, डिसमेंटलिंग चार्जेस के चलते किसी और कारण वो सब हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग का सब बताना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन बताना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन में कितना प्रॉफिट हो, रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगी, सब हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब पढ़ लीजिएगा। एक बता देता हूँ मैं, जैसे कोई लास्ट पॉइंट है हमारा, जैसे कोई एसेट परचेज करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि कोई एसेट परचेज किए 10 लाख का, इसमें GST लग गया 18%, 1,80,000, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। GST में नियम है कि थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूँ। GST में नियम है कि जो हम टैक्स दे के आते हैं इनपुट पे, एसेट पे इनपुट पे, जब उसको सेल करते हैं तो आउटपुट टैक्स से उसको माइनस कर सकते हैं। सिंपल एक पॉइंट समझिएगा। तो इसमें 2 केस होगा, ITC टेकिंग, यानी कि हमने 1.8 लाख कहीं से एडजस्ट कर लिया, हमको इसका बेनिफिट किसमें मिल गया, GST लो में। तो एसेट का कॉस्ट कितना होगा हमारा 10, क्योंकि 180 तो वापस आ गया हमारा। और अगर ITC नहीं लिया, बेनिफिट हमने नहीं लिया, तो यानी कि हमारा वापस नहीं आएगा, तो हमारा कॉस्ट कितना होगा 11,80,000 AS 10 में, ध्यान दीजिएगा ना। इसी पे हम फिर क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन, ठीक है। हमारा ये AS 10 खत्म हो गया। आप क्वेश्चन बनाइए इसका, दोबारा देखिए, दोबारा पढ़िए इसको, कोई भी डाउट अगर मेरे को होता है तो बताइएगा, ठीक है। नोट्स आप लोग के पास है, सब पढ़ लिए, समझ आना चाहिए। मैंने सारा पॉइंट उनसे डिस्कस कर लिया पूरा, ठीक है। फिर आप लोगों को बताइएगा मेरे को, इतना रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।